स्क्रीन विजिबल है अब? ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लेता हूं पहले। आज हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। अच्छा, सीक्वेंस में तो है नहीं ये। द टू मैन ईच ऑफ मास 75 kg stand on rim of a horizontal large disc diametrically opposite to each other. The disc has a mass 450 kg and is free to rotate about its axis. और ये जो डिस्क है ये जिस सरफेस पर रखी है उसमें फ्रिक्शन है क्या बेटा? हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। मतलब फ्रिक्शनलेस सरफेस पर है डिस्क। ठीक है, तो हमने मान लिया कि ये जो है डिस्क मैंने बना ली, और इस डिस्क पर में हम बना लेते हैं कि दो पर्सन भी हैं, ठीक है, और वो जो है डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर हैं। तो एक मैंने बना लिया यहाँ पर, ये है, दूसरा ये है, ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर है। इसका मास है 75 kg और ये है 75 kg, ठीक है। रेडियस हम मान लेते हैं r है, ठीक है। अच्छा, अब जब ये पर्सन दोनों मूव करना शुरू करेंगे डिस्क पर, ठीक है, ये आदमी जब चलेगा डिस्क पर चलेगा, ऐसे चल रहा होगा, तो चलने के लिए उसको जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है वो कहां से मिलेगा? वो डिस्क से मिलेगा। वो डिस्क पर फोर्स लगाएगा, है ना, वो डिस्क पर फोर्स लगाएगा। डिस्क पर फोर्स लगाएगा तो उससे क्या होगा? डिस्क पर फोर्स अगर वो लगाएगा जब चलना शुरू करेगा, तो डिस्क पर मान लो कि ये क्लॉकवाइज चल रहा है ना, तो मैं बना लेता हूं कि इसने क्लॉकवाइज इस तरह से चलना शुरू किया, इसने इस तरह से चलना शुरू किया। तो डिस्क पर फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा? जो फ्रिक्शन इस पर्सन के ऊपर लग रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, है ना। ये है इसके डायरेक्ट, मैं मान लेता हूं ये इसका ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी है इसकी एंगुलर वेलोसिटी ये है, और इस आदमी पर फ्रिक्शन भी इसी डायरेक्शन में लगा बेटा। जब हम चलते हैं तो फ्रिक्शन जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में लग रहा होगा हमारे ऊपर। जब हम मूव करते हैं ग्राउंड पर, स्टार्ट करते हैं चलना, तो हमारे ऊपर फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगता है? अगर हम चलना स्टार्ट करते हैं तब, रुकना शुरू करेंगे तो मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में होगा, लेकिन अगर हम मूव करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो फ्रिक्शन कहां लगता है? तो फ्रिक्शन यहां लगा। अब इसका रिएक्शन किस पर होगा? रिएक्शन डिस्क पर होगा। तो डिस्क का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो डिस्क में जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो जिस आदमी के ऊपर फ्रिक्शन लगा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। देखो, जैसे ग्राउंड, तो हम चलना शुरू करते हैं ग्राउंड पर, तो हमारे ऊपर फ्रिक्शन डायरेक्शन ऑफ मोशन में लगा कि अपोजिट डायरेक्शन में? तो ग्राउंड पर फ्रिक्शन किधर लगा? हाँ, यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट लगा ना। दोनों पर इक्वल और अपोजिट ही लगना चाहिए, ठीक है। भाई आपने ग्राउंड को पीछे पुश किया तो ग्राउंड पर फ्रिक्शन पीछे हो गया, ग्राउंड ने आपको आगे पुश किया तो आपके ऊपर फ्रिक्शन आगे हो गया। नहीं क्लियर हुई बात ये? अरे भाई देखो, जैसे ये ग्राउंड पर अगर तुम हो, तो हम जब ग्राउंड पर चलते हैं तो ग्राउंड को हम पीछे पुश करते हैं ना, ऐसे, तो ये फोर्स लगाते हैं हम। ये फोर्स किस पर है? ऑन द ग्राउंड है, तो उसका रिएक्शन किस पर आएगा? ऑन द पर्सन। तो इसके कंपोनेंट किए हमने, तो एक कंपोनेंट इधर हो गया, एक ये हो गया। तो ये जो कंपोनेंट है ये फ्रिक्शन है, ये नॉर्मल रिएक्शन है। इसी तरह से ग्राउंड पर लगा तो ग्राउंड पर फ्रिक्शन यहां पर हो जाएगा, और आपका जो वेट था वो नॉर्मल रिएक्शन ही लग रहा है नीचे एक्चुअली ग्राउंड पर भी, और वो किसके बराबर होता है? आपके वेट के बराबर, mg के बराबर। तो ग्राउंड पर फ्रिक्शन कहां लगा? हाँ, ग्राउंड पर फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा ये केवल इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने ग्राउंड को कहां पुश किया है। ग्राउंड को अगर तुमने पीछे पुश किया तो तुमको एक्सेलरेशन आगे मिल गया। तो ऐसे ही डिस्क पर जब चलना है तो भाई आदमी जब भी चलना शुरू करेगा तो ग्राउंड को पुश ही करेगा ना, तो उसके पैरों के नीचे डिस्क है,
तो डिस्क को पुश करेगा, तो इसमें दिया क्या है कि वो क्लॉकवाइज चलना शुरू करता है। तो क्लॉकवाइज मैंने ओमेगा इसमें बनाया हुआ है, डायग्राम में तुमको दिख रहा है, ठीक है। तो इसी डायरेक्शन में क्या लगा, आदमी के मोशन की डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगा, और डिस्क पर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो डिस्क के किनारे पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो इधर लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब इस फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क होगा, डिस्क के सेंटर के अबाउट टॉर्क लिया हमने, तो टॉर्क कितना है, एफ एस इंटू आर के बराबर। ये टॉर्क कैसा है, क्लॉकवाइज है, किस पर, ऑन दी पर्सन। और एफ एस इंटू आर एंटी क्लॉकवाइज किस पर है, ऑन द डिस्क। क्लियर है ये बात, पक्का। अच्छा, अब इससे क्या होगा कि जब आदमी क्लॉकवाइज चलेगा तो डिस्क कैसे चलेगी, एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लियर है कि नहीं। डिस्क फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखी हुई है, आदमी ने डिस्क को पीछे की डायरेक्शन में पुश करके आगे बढ़ना शुरू किया, तो उस फोर्स का जो टॉर्क है आदमी पर अपोजिट डायरेक्शन में है और डिस्क पर अलग डायरेक्शन में है ना, एक पर क्लॉकवाइज एक पर एंटी क्लॉकवाइज। अब कुल मिला के इस पूरे सिस्टम में कोई एक्सटर्नल टॉर्क, अगर हम डिस्क को और आदमी को एक सिंगल सिस्टम ले लें तो इस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है जो कि इसको रोटेट कराए, इसलिए इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो मैं लिख लेता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मैन इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये आदमी का एंगुलर चलो मैं ओमेगा लिखता हूं, अच्छा ये ओमेगा ऑफ मैन, ठीक है, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकंड into angular velocity of the man plus moment of inertia of the disk into angular velocity of disk। ये सारा मिला के कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब हम सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन में ऐसे सॉल्व करते थे, अगर तुमको ध्यान हो, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इक्वल टू 0। ऐसा कब करते थे, जब सेंटर ऑफ मास का, पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट 0 होता था। ऐसे यहां पर करेंगे हम, जो ओमेगा है, ओमेगा को डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी अगर हम लिख ले तो डेल्टा टी सभी में कैंसिल हो जाएगा बेटा, और ये क्या बचेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मैन इनटू डेल्टा थीटा ऑफ मैन प्लस, इसको 2 टाइम्स कर लेते हैं, ये तो ऐड ही हो जाए, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क इनटू डेल्टा थीटा ऑफ डिस्क इक्वल टू 0। अब यहां पर ना इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो थीटा जो हमने लिखे हुए हैं ना, ये सारे किसके रिलेटिव लिख रहे हैं, हम ग्राउंड के रिलेटिव लिख रहे हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके रिलेटिव लिख रहे हैं, ग्राउंड के। लेकिन इसमें डिफरेंस एक ये आएगा कि ये जो आदमी है, ठीक है, ये आदमी जब चलेगा तो डिस्क भी चल रही होगी, तो हमको ये तो मालूम है कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके रिलेटिव होगा, आदमी का डिस्क के। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसमें बना के समझा देता हूं तुमको। जैसे ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर एक आदमी ए था, एक बी था, तो अगर ये ऐसे चलना शुरू करता है तो डिस्क ऐसे घूमना शुरू कर देगी। ठीक है, तो अभी 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये जो डिस्क है ये रुकी हुई है, तो ये आदमी घूम के वापस यहीं आ गया और ये भी घूम के वापस यहीं आ गया, तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 2 पाई। एक साइकिल कंप्लीट कर लिया 2 पाई, और डिस्क कितने एंगल से घूम गई है, मान लो उसमें ड्यूरेशन में घूम गई है डेल्टा थीटा से, तो इस आदमी का डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के रिलेटिव कितना होगा, 2 पाई। तो एक क्लॉकवाइज चल गया आदमी, 2 पाई माइनस थीटा बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में चला है ना। जैसे मान लो डिस्क 30 डिग्री से घूम गई, तो ये आदमी यहां से घूम के यहीं वापस आ गया, तो कितना चला ये, 2 पाई। अब डिस्क 30 डिग्री से अपोजिट घूमेगी, तो अल्टीमेटली इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2 पाई माइनस थीटा हुआ ना।
अरे ये तुमने सेंटर ऑफ मास में और बहुत मोमेंटम के अंदर बहुत किए, जैसे ये है कोई चीज यहाँ पर है, अब वो यहाँ से घूम घूम के इधर तक आ गया, कितने से घूम गया, 2 पाई से। अब ये खुद भी तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी ना, तो ये ऐसे घूम गई, तो अल्टीमेटली इस आदमी, ये जो पोजीशन थी इसकी, ये यहां से घूम के इधर आया था यहीं पर, लेकिन ये चीज खुद भी तो अपोजिट में घूम गई है। नहीं समझ में आया? तो बस इसका 2 पाई माइनस थीटा के बराबर है ये, है ना। तो अब हमने लिखा 2 टाइम्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मैन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मैन 75 इसका मास है और रेडियस मान लेते हैं r, तो r स्क्वायर इंटू 2 पाई माइनस डेल्टा थीटा। ये किसके लिए लिखा? मैन के लिए। हाँ, इसके बाद दूसरा वाला जो है, इसको हम ले जाते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसमें डिस्क का नेगेटिव साइन के साथ आएगा, तो मैं डायरेक्ट ले गया इसको राइट में। और इसका मोमेंट मास कितना था? तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा आपने हाफ, अब लिख लेना उसको mr स्क्वायर इंटू डेल्टा थीटा। तो r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, m यहां पर है, और बस इसको सॉल्व कर लेना तो बस आंसर आ जाएगा। इतना सही है ये। ठीक है, नहीं आए तो मेरे को बता देना, क्योंकि इसमें बस सिंपल सा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का ये कॉन्सेप्ट लगेगा। इसके बाद मैं निकालता हूं दूसरा क्वेश्चन। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक और जो निकालना था ट्राइंगुलर लैमिना का, ये अभी ट्राई किया था क्या बेटा? चलो कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं इसको। मान लो ये ट्राइंगुलर लैमिना है और इसकी ये मिड पॉइंट है, तो एक थी इसमें जो है ए बी सी और डी ई, और इसका सेंटर ऑफ मास है जी। ठीक है, तो ट्राइंगुलर लैमिना का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है खुद के सेंटर ऑफ मास के अबाउट, वो होता है कितना? 1/12 mr स्क्वायर। तो इसमें m a स्क्वायर हो जाएगा। इसकी जो साइड है वो कितनी है? हमने a मान ली बड़ी वाले की। तो जो छोटे वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? उसका छोटे वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं I मान लूं तो वो जाएगा 1/12, और उसका मास कितना होगा? अगर बड़े वाले का मास है m, तो छोटे वाले का कितना होगा? एरिया से कर लो। एरिया में अगर साइड 1/4 हो जाएगा, और साइड कितनी हो गई है? a/2 का स्क्वायर। तो अब ये कितना हो जाएगा? 1/12 m a स्क्वायर इंटू 1/16। तो I की वैल्यू कितनी आएगी? I0/16 के बराबर। ठीक है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया में निकालना किसका है? क्वेश्चन निकाल लिया आपने? तो कौन से पॉइंट के अबाउट निकालना है? इसका खुद का सेंटर ऑफ मास मान लेता हूं मैं C2 है, इसका सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं C1 है। बड़े वाले का सेंटर ऑफ मास C1, छोटे वाले का C2। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमको लगाना है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है, छोटे वाले का निकालना है C1 के अबाउट ना। तो C1 के अबाउट या C2 के? C1 के अबाउट। तो मैं इसको लिखूंगा I/C1 किसका? ADE का इक्वल टू I सेंटर ऑफ मास किसका? ADE का प्लस मास ADE का, वो है m/16, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनके बीच में C1 C2 का होल स्क्वायर। ये समझ में आया? अभी तो हमने केवल इसको किस में लिखा? सिंबल में लिख लिया है। अब ICM ADE का खुद के सेंटर ऑफ मास के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मालूम है, वो हो जाएगा I0/16 के बराबर, प्लस
मास कितना लेंगे उसका, m/16 है। बस तुम्हारा काम ये है कि C1 C2 निकालो कितना होगा। तो कितना होगा C1 C2? सर क्या हम मतलब अगर थोड़ा कोऑर्डिनेट लेके सोचे क्या मतलब अगर मैं नहीं नहीं, क्या चीज निकालने के लिए? सर सेंट्रॉइड निकाल रहे हैं ना मतलब। सेंट्रॉइड तो उसके सेंटर पे है, वो तुमको पता है। हाँ इसका जो सेंट्रॉइड होता है किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का, उसकी साइड अगर ए है तो ये डिस्टेंस कितनी होती है, ये हमको मालूम है, ये होती है a/2 रूट बाई 2/√3, और ये होती है a/√3। हमको C1 C2 चाहिए, दोनों के सेंट्रॉइड के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो अच्छा तो वो a/2 के रिस्पेक्ट में वो है। तो ये चलो ऐसा करते हैं, ये जो मैंने P लिखा हुआ है इसको हम निकाल सकते हैं, और ये डिस्टेंस कितनी है, a/2 है। तो साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी a/2। तो P की वैल्यू कितनी आई, a√3/4, ये P आ गया। और मुझे डिस्टेंस पता है C2 से लेके इसके बेस तक की, नहीं पता है, मुझे डिस्टेंस पता है। अच्छा अब तुम निकालो यार इसमें, और इससे क्या फायदा हुआ, P निकालने से ये डिस्टेंस आ गई है, और मुझे डिस्टेंस ये भी मिल जाएगी। और ये डिस्टेंस भी पता है, ठीक है, काम हो जाएगा। देखो जो ये वाली डिस्टेंस है ना, ये होगी a/2√3। इसको मैं नाम दे देता हूं ABCDE, इसको मैं F लिख लेता हूं मान लो अगर। तो C1F बेटा कितना होगा, ये आएगा a/2√3। पक्का C1F समझ में आ गया? हाँ अच्छा अब हमको C1F है, तो अब EF, इसको मैं H लिख लेता हूं। C2H कितना होगा, a/4 हाँ वेरी गुड, a/4√3 हो गया। अब ये डिस्टेंस अगर हमारे पास है तो देखो हम कैसे लिख सकते हैं, P हमको C1 C2 चाहिए ना, तो P माइनस C1F ये किसके बराबर हुआ, पहले दिमाग में सेट कर लेना, ये इतनी डिस्टेंस हो जाएगी ये, अच्छा ओके ओके हाँ प्लस C2H। तो P कितना आया था, a√3/4 माइनस C1F कितना है, a/2√3 प्लस C2H a/4√3। तो ये कितना हो जाएगा, फिर ये आएगा तो थोड़ा अजीब आंसर नहीं आएगा। होने दो, 4√3 LCM आया, हाँ 5a/4 और a को हमने ले लिया बाहर कॉमन, तो ऊपर मल्टीप्लाई हुआ 3 से, तो हो जाएगा 3 माइनस 2 प्लस 1। तो कितना हो गया ये, a/2√3 हो गया ना, पक्का बताओ नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो a/2√3 आया ये। तो अब हम यहां पर लिखेंगे I0/16 प्लस m/16 इंटू C1 C2 का स्क्वायर, C1 C2 का स्क्वायर यानी a/2√3 का स्क्वायर। इसका आंसर याद है क्या तुमको,
आई नॉट बाई 16 और फिर ये हो जाएगा एम ए स्क्वायर अपॉन 16 इंटू 1 बाई कितना हुआ 12। ठीक है, एम ए स्क्वायर बाई एम ए स्क्वायर किसके बराबर था, आई नॉट, नहीं एम ए स्क्वायर बाई 12 था आई नॉट के बराबर, तो यह आई नॉट बाई 16 प्लस आई नॉट बाई 16। एक बार ना दोबारा कैलकुलेशन चेक करना बेटा, मुझे लग रहा है कुछ चीज मिस हो गई क्या। स्क्वायर पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा हमने आई नॉट बाई 16 ठीक लिखा था, फिर मास लिखना था हमको एम, ये m बाई 16 मास इसका, हाँ ये गलत कर दिया, ये m बाई 16 नहीं होगा, मास m बाई 4 था। मैं किस स्टेप की बात कर रहा हूं ऊपर, ये m बाई 4 था ना, ये m बाई 4, ये m बाई 4 और अब ये बचेगा m a स्क्वायर बाई 4 इंटू 1 बाई 12। पक्का अब ठीक है ना। अच्छा अब इसमें एम ए स्क्वायर बाई 12 किसके बराबर है, आई नॉट, तो उसको आई नॉट लिख देते हैं हम, तो ये बचेगा आई नॉट बाई 16 प्लस आई नॉट 4, तो अब कितना हो जाएगा ये 5 आई नॉट बाई 16। अब उसमें जो क्वेश्चन था वो उसमें शायद एन आई नॉट बाई 16 दिया है ना, तो n इक्वल टू 5 होगा उसमें। वेरीफाई करके मुझे सारे ही बताना, किसी में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया, ठीक है। चलो अब मेरे पास जो दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है, ये तो पढ़ लिया था, बीम ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमने कर लिया था। अच्छा एक क्वेश्चन था इसमें 2022 लिखा हुआ है, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है शायद ना, या मेंस का है, कब का है, बेटा इसमें क्या दिक्कत है, नहीं समझे, दोबारा बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम क्या आ रही थी। ये तो नॉर्मल इक्वेशन ही बनाते हैं ऐसे सवालों में। हाँ मतलब केवीएल तो लगाना ही पड़ेगा इसमें। चलो करंट हम यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं, तो मान लो करंट यहाँ से जा रहा है आई, फिर यहाँ पर करंट चला गया I1, इसमें मान लेते हैं करंट है I माइनस I1 और यहाँ से वापस I आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम चलना शुरू करते हैं अब A से B की तरफ डायरेक्ट जा रहे हैं, तो पोटेंशियल लिखा मैंने VA माइनस 4I माइनस 9 माइनस 1 इंटू I माइनस I1 प्लस 3 माइनस 4I इक्वल टू VB। तो VA माइनस VB इक्वल टू राइट साइड में कितना हो गया बेटा बताओ जरा। हाँ सारा प्लस माइनस कर लो। प्लस 6 हाँ, और VA माइनस VB गिवन है क्वेश्चन में, कितना गिवन है 16 वोल्ट, तो 16 माइनस 6 इक्वल टू 9I प्लस I1। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई I1 प्लस 9I इक्वल टू 10। अब एक इक्वेशन बना दो, ये जो बीच में क्लोज लूप दिख रहा है ना इसमें तो यहां से चलना शुरू करते हैं, तो -9 माइनस 1 इंटू I माइनस I1 और नीचे आ जाओ तो फिर प्लस इक्वल टू 0। तो इससे क्या इक्वेशन बन गई, इससे इक्वेशन बन गई है 3I1
-5 इक्वल टू 9। तो सर ये सॉल्व करके तो हो जाएगा। हाँ, तो इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं तो, लेकिन नहीं, मुझे ये बताओ तुम्हें दिक्कत क्या थी इसमें? सर मुझे इसमें बस ये पूछना था सर, सीरियल कुछ छोड़ के कुछ कर सकते हैं क्या? मैं तो किसी जगह नहीं, इसमें तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, बस ये अच्छा, इसके बाद एक और क्वेश्चन था, 7 रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड बिटवीन। यार ये क्वेश्चन सर ये तो आसान लग रहा था, मुझसे मतलब हो ही नहीं रहा था। मतलब मैं सोच रही थी कि मतलब ये तो ऐसे करूँ कि मतलब ये वाला यहाँ पे पॉइंट है, मतलब पहले से चलो अभी 1 मिनट देख लेते हैं कि इसमें क्या है, डायग्राम बना लूं मैं। ये बी, और ये है 6 ओम, ये है 6 ओम, ये है 8 ओम, और ये 5 ओम, 3 ओम, 10 ओम, 10 ओम। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें सबसे सिंपली तो कौन सा वाला सॉल्व हो रहा है? ये जो राइट साइड वाले, सबसे राइट साइड वाले 6 ओम है ना, ये दोनों किस में है? पैरेलल में है। तो इन दोनों को हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा देते हैं, तो कितना हो जाएगा? नियम हो जाएगा ये वाला। तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ इसको, और इसको लिख देता हूँ कि ये कितना हो गया? 3 ओम। अब इसके आगे सर फिर ये दोनों फिर ये दोनों को हटा देंगे। नहीं 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 नहीं, इसमें पहले अब ऊपर के जो 2 10 ओम दिख रहे हैं, सबसे ऊपर वाले 10 ओम जो हैं, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, हाँ तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो ये इसकी जगह 1 लग जाएगा। रुको जरा, कुछ हट गया। एक वाला है। तो यहाँ से मैं हटाता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा? 5, अच्छा सर ये तो अंग्रेजी वाला हो गया, इसको तो ये 5, ये हो जाएगा 8। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन तो वैसा आसान होते, तुम ना डरा मत करो। सर नहीं, मैंने ना मतलब मैंने ये सिंप्लीफाई नहीं किया, मैं बस ऐसे करी थी जैसे सर अगर ये वाला पॉइंट है उसे के मान लिया फिर वहाँ से बी पॉइंट निकालने की। अच्छा, ये विडस्टोन में कैसे है पक्का? हाँ सर ये डायगोनली अपोजिट है पॉइंट के नहीं इसमें? जिन 2 पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रही हो, वो डायगोनली अपोजिट है, नहीं तो फिर विडस्टोन कैसे हो गया? जैसे इसकी जगह पर अगर मैं ऐसा वाला पॉइंट बनाता इधर, ये वाला, तब होता ना ये विडस्टोन ब्रिज। तो इसमें तुमको तो किस में निकालना है? पॉइंट ए और पॉइंट बी में निकालना है। तो क्या ये विडस्टोन है? तो फिर ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं? सर ये भी ऐसे नीचे लगा इसमें एक सिमेट्री लगा सकते हैं हम, जैसे कि यहां से बैटरी से अगर हमने करंट को भेजा, तो करंट यहां से जाएगा और यहां से डिवाइड होगा। तो आगे देखो, जो पाथ है वो क्या सिमिलर पाथ है? दोनों सिमिलर हैं, तो यहां से जो दोनों का करंट है वो कैसा आना चाहिए? सेम चला जाएगा। यहां से अगर करंट जा रहा है I1, तो यहां से भी कितना जाना चाहिए? I1। तो ऐसे ही जो करंट यहां से आएगा और यहां से आएगा, ये भी कितना होना चाहिए? I1 और I1 ही होना चाहिए। हाँ ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि अच्छा तुमने कैसे पढ़ा हुआ है और तुम कैसे मेथड से करती हो? सर या तो मतलब आई गेस लूप लॉ लगा सकते हैं।
हाँ नहीं, उससे तो हो ही जाएगा सॉल्व ये। और तुमने क्या चीज किया है, कैसे पड़ा हुआ है? सर वो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गई एनालिसिस। मतलब नोडल मेथड्स बता रही हो ना? हाँ तो चलो नोडल से कर लेते हैं। किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल हमको इसमें अज्यूम करना पड़ता है। मान लो हम इसका पोटेंशियल मान लेते हैं 0 और इसको ले लेते हैं x। ठीक है, तो सर इसका फायदा क्या होगा कि सारे तो अगर कोई बैटरी होती तो उसका मतलब तो बैटरी का नहीं, बैटरी अगर होती तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस हम कुछ अज्यूम करते, कुछ ना कुछ v मानते ना, तो v की जगह पर कितना है, x हो गया। हाँ जैसे बैटरी लगाते हैं बेटा, ऐसे हम बैटरी लगाते हैं तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस लिखते, मान लो v के बराबर है, तो हमने इस पॉइंट को x मान लिया है, इसको 0 ले लिया है, तो v इक्वल टू कितना है, x माइनस 0 के बराबर है। हाँ तो एक ही है ना। ओके चलो बैटरी में लगा ही देता हूं। ये बैटरी हम, मतलब मैं बैटरी मैं ना एक्चुअली नया मेथड इंट्रोड्यूस करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं जो तुमने पढ़ा हुआ है तुम उसी से निकाल लो, क्योंकि अभी टाइम नहीं है हमारे पास। जो तुम्हारे दिमाग में चीज पहले से सेट है ना, उसी से करो। तो ये हमने 0 ले लिया, ये x ले लिया, तो इसका पोटेंशियल भी x हो गया और ये 0 हो गया। लेकिन अब इससे कुछ सॉल्व तो हो नहीं रहा है, तो हम क्या कर लें? तुमको v से आदत करने की लगता है ना, लो v ले लो, इसको v मान लेते हैं। इसका पोटेंशियल x ले लिया, इसका हमने y ले लिया। अब ठीक है, अब जंक्शन लॉ लगाते हैं हम किस पॉइंट पर, x पर। जंक्शन लॉ यानी कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ। तो ये होगा x माइनस वी अपॉन रेजिस्टेंस कितना 5 फाइव प्लस x माइनस वाई अपॉन 8 और कौन सा, हाँ x माइनस 0 बाई 3 इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन ये बन जाएगी x y में। अब एक y वाले पॉइंट है ना नीचे, उससे लो, ओके तो y माइनस वी अपॉन फाइव 5 प्लस y माइनस 0 अपॉन 3 प्लस y माइनस x अपॉन 8 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ठीक है अब इसमें करना क्या होता है, इनमें ये बताओ मुझे, ये भी कंफर्म करना है। इसके बाद हमारा पर्पस क्या होता है सब करने के बाद? चलो यहाँ पे x y और v निकाल लेते हैं, मतलब पोटेंशियल एट द पॉइंट। हमको x और y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ v निकालना है। फाइंड x एंड y इन टर्म्स ऑफ v। ठीक है, ये याद आ रहा है, तुमने किया है कि नहीं बेटा ऐसा? हाँ सही किया है। तुम सोचने लग जा रही हो, मतलब मुझे लग रहा है कि सर ने मतलब ना सर जनरली इसमें थोड़े नोन पॉइंट्स होते हैं ना, तो सर थोड़ा फायदा होता है। नहीं, अभी भी कोई बड़ी चीज नहीं है। तुम ना आगे कुछ डिफिकल्टी आ सकती है, इसे देख के हम पहले से डरने लगते हैं ना, वो डरो मत। ये जो अप्रोच बता रहा हूँ ना, ये जनरल है, ये हर जगह लगेगी। तो अब एक्स और वाई निकाल लिया हमने। अब क्या करना होता है इसके बाद हमको? अब हम लिखेंगे टोटल करंट कितना जा रहा होगा सर्किट में। टोटल करंट जा रहा होगा V माइनस एक्स बाई 5 प्लस V माइनस वाई अपॉन 3 अपॉन 5। मतलब यहां से जो करंट ने एंट्री ली होगी, तो इसमें करंट गया होगा मान लो I1 और इसमें करंट गया है I2। तो ये किसके बराबर है? ये I1 के बराबर है, और ये किसके बराबर है? I2 के बराबर है। ठीक है, हाँ अच्छा ओके और x और y को तुमने किसकी टर्म्स में निकाल लिया है? वी के टर्म। हाँ, तो अब इक्वल टू समथिंग आया होगा, ये v के। बस अब तुमको v अपॉन ये टोटल करंट मिल गया ना हमको, I1 प्लस I2 इक्वल टू ये किसके बराबर होगा? टोटल करंट के, जो बैटरी ने सप्लाई किया है। अब लेफ्ट साइड में जो कुछ भी आएगा वो सारा का सारा इन टर्म्स ऑफ v आ जाएगा, तो हमको v अपॉन i का रेशियो निकाल लेंगे। राइट साइड में जो कुछ भी आएगा वो रेजिस्टेंस होगा। v अपॉन i का रेशियो ही होता है ना रेजिस्टेंस। बस खत्म हो गया कुछ। ओके 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 ठीक है, मैं एक बार ट्राई करूँगी। नहीं समझ आया ना अभी भी? नहीं सर समझ तो मुझे आ गया, बट फिर मतलब जब आप ये लिख रहे थे ना ये वाला, तो मुझे लग रहा था शायद आप लिखोगे कि द टोटल करंट दैट सेंसिटिंग इंटीग्रेटेड विद टोटल करंट दैट इज सर वहाँ पे मे बी इक्वल इक्वेशन बन जाए।
अच्छा, तुमने मिरर सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री वगैरह इस तरह की चीजें पढ़ी हुई है, हाँ तो तुम उससे ट्राई करना पहले एक बार, है ना? अगर वो, अच्छा तुम्हारे हिसाब से कोई सी सिमेट्री लग रही है इसमें? तो मतलब थोड़ी सी सिमेट्री है, तो फिर जब वो एंटर कर रहा है तब वो 5 ओम और 5 ओम है स्टार्टिंग में, और फिर जब यूनिटी कर रहा है तब एक 3 ओम रजिस्टर है, और मतलब ऐसे लग रहा है कि ईच ब्रांच से इक्वल अमाउंट ऑफ करंट स्टार्टिंग में जा रहा है और मतलब उतना ही निकल रहा है बाहर, हम्म। तो जैसे वो ब्रांच ही नहीं कर रहा, मतलब वो दो जगह डिवाइड ही नहीं रहा, तो मतलब इसमें ना श्योरिटी नहीं आ रही है। एक काम करो, तो जब नहीं है तो अभी जो मैंने इक्वेशन लिखी है उससे 100% सही सॉल्व होगा। तो x और y की जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ v निकाल ही लो। अच्छा, तुमको मैं समझाई देता हूँ, ये निकालो कितना आता है। ऊपर वाली इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो उसमें एक है x/5 प्लस x/8 प्लस x/3, और y के साथ को माइनस सर वो सेपरेट कर रहे हैं। v/5, ये ऊपर वाली इक्वेशन को लिख लिया हमने। तो एलसीएम लेंगे तो x कितना हो जाएगा? फिर x क्या आएगा? 5 इंटू 8 इंटू 3, मान लो ये एलसीएम आ गया। अब ये कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो रहा है इसका, तो x, तो ये 24x प्लस 8 से कैंसिल 15x प्लस 40x माइनस y/8 इक्वल टू v/5। तो यहां से इक्वेशन बन जाएगी। अब इसमें x और y की जो वैल्यू है ना ऐसे ही निकाल लेना इन टर्म्स ऑफ v, और फिर v अपॉन i का जो रेशियो निकालेंगे वही रेजिस्टेंस होगा। और जिसमें i कौन सा करंट है? टोटल करंट है। टोटल करंट किसके बराबर है? i1 प्लस i2 i के बराबर है। और i1 किसके बराबर लिखेंगे? v माइनस एक्स बाई 5 प्लस v माइनस y बाई 5 इक्वल टू i, और x और y को इन टर्म्स ऑफ v निकाल लिया है। ठीक है। बाकी अभी मुझे ये नहीं पता कि तुम उसमें सिमेट्री में कितना कंफर्टेबल हो, क्योंकि वो सिमेट्री फिर पढ़ानी पड़ती है पूरी। एक इसमें कुछ केसेस में तो लगाया है, मतलब कुछ क्वेश्चन के बस इसको तुम करना नहीं तो फिर मैं इसको थोड़ा सा सिमेट्री का कुछ चीजें ना बता दूंगा तुमको कि इसमें कौन सी सिमेट्री हम लगा सकते हैं। अच्छा, इसमें मिरर सिमेट्री लग रही है कि नहीं? नहीं लगेगी बेटा, इसमें ये सिमेट्री वो मिरर और वो वाली ना नहीं लगेगी। उसका रीजन क्या है कि रेजिस्टेंस की वैल्यूज अलग अलग है, इसलिए मैं सुनने की कोशिश सुनना चाह रहा था कि तुम ये बताते हो। जैसे ये वाली लाइन है, इस लाइन के लेफ्ट साइड में जो रेजिस्टेंस है और राइट साइड में जो रेजिस्टेंस है वो मिरर इमेज नहीं बनाते हैं। जैसे ये 5 है, ये 3 की जगह ये भी 5 होता ना तो ये मिरर इमेज होती है इसकी। ये 5 है और ये भी 5 है तो ये मिरर इमेज होती, तब हम कहते हैं कि इसमें मिरर सिमेट्री लग रही है। फिर एक होती है फोल्डिंग सिमेट्री, जिसमें कॉमन पोटेंशियल वाले पॉइंट ढूंढ के हम उनको ज्वाइन फोल्ड कर देते हैं पूरे सर्किट को। क्यूब वाले टाइप के ना, जो नहीं वो नहीं, वो क्यूब वाला नहीं है ये। और फोल्डिंग सिमेट्री वाला क्या है? वो फोल्डिंग सिमेट्री क्यूब वाली नहीं होती है बेटा, वो क्यूब में फोल्डिंग सिमेट्री नहीं है। वो कॉमन पोटेंशियल वाले पॉइंट्स निकाल के हम उनको ज्वाइन कर देते हैं, ऐसा है। अच्छा ठीक है, तो अब करा तो हुआ है। तो देखो ये जो हम कर रहे हैं ना, इसमें वो सिमेट्री हर जगह लगेगी जरूरी नहीं होती है। लेकिन अभी जो हम ये एक्स और वाई के जो नोडल पॉइंट्स लेके कर रहे हैं ना, ये 100% क्वेश्चन में लगेगा। ये सभी में लगेगा, भले चाहे इसका कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो। और सारे क्वेश्चन सिमेट्री सॉल्व हो जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। ठीक है, तो लेकिन ये वाले मेथड से होगा ही होगा। तो अभी इस थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है ना, तो फिर थोड़ा ये सोचिए कि इसलिए थोड़ा अवॉइडिंग सा बन जाता है। हाँ, आप अब हाँ इसको एक बार तुम उससे सॉल्व करना और सिमेट्री चेक करना। तुम्हारे जो पहले तुमने पैरेलल ये फोल्डिंग और मिरर सिमेट्री पढ़ी हुई थी कि नहीं? मतलब ऐसे मेरे को नाम से तो नहीं पता था, मतलब बट थोड़े क्वेश्चंस में तो हमें बताया था कि ऐसे अगर हो तो मतलब ऐसे
तो पहले मैं ना, मैं तुमको सिमेट्री समझाऊंगा, तब जाके तुमको ये वाले क्वेश्चन करने की पोजीशन में आओगी कि देखते ही समझ जाओ कि इसमें सिमेट्री लग रही है कि नहीं। तो इसको तुम करके देखना पहले तो एक्स और वाई से, इसके बाद फिर मैं बताता हूँ सिमेट्री कैसे लगाता है। मेरे पास रिकॉर्डेड लेक्चर है उसका, तो मैं भेज दूंगा तुम्हें। अच्छा, इसके बाद आ जाओ जल्दी से इस वाले क्वेश्चन पर। इसमें क्या हो रहा है, ये भी जेई का ही क्वेश्चन है क्या? अच्छा, ये 40 माइक्रोफेरेड और ये था 25 किलो ओम, 50 किलो ओम और 20 माइक्रोफेरेड। यहाँ पर लगाया हुआ था एक एमीटर, और ये है की, और एक बैटरी है 5 वोल्ट की। ये इस तरह का सर्किट है। इन द सर्किट शोन बिलो, की इज प्रेस्ड एट t इक्वल टू 0, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। एक चीज ये बताओ यार, इसमें ये क्वेश्चन स्टार्ट यहीं से हो रहा है ना? हाँ। मतलब मुझे ये जानना है बेसिकली, मैं बताऊं कि नहीं नहीं, इसमें इनिशियली जब की को क्लोज किया तो कैपेसिटर पे ऑलरेडी कोई चार्ज तो नहीं था? नहीं सर, कुछ मेंशन नहीं है। तो सर मैंने जब किया था, मैंने अज्यूम किया था कि वो चार्ज होता है जब हमने। मतलब इस पर हम ये मान के चले कि कोई भी चार्ज पहले से कैपेसिटर पर नहीं है। मतलब ये पैराग्राफ, इसके ऊपर कोई पैराग्राफ भी था क्या? बस ये अपने आप में इंडिपेंडेंट क्वेश्चन। अच्छा, तो चलो अब हम इसमें देखते हैं कि जैसे ही की को क्लोज करेंगे तो करंट कहां कहां जहां से जाना शुरू करेगा। एक चीज याद रखो, थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लो इसकी। अगर कैपेसिटर पर ऑलरेडी चार्ज होता है, चलो मैं तुमको इस पे समझाता हूं थोड़ा। मान लेते हैं ये जो बैटरी है इसका ईएमएफ है 10 वोल्ट, और ये रेजिस्टेंस 2 ओम, 10 वोल्ट, 2 ओम, 10 वोल्ट, और ये 2 ओम है। इसमें हमने मान लिया कि इस पे कोई चार्ज नहीं है, इनिशियली सारा चार्ज 0 है। जैसे ही की को क्लोज करेंगे तो की को क्लोज करते ही इसमें जो करंट आएगा t इक्वल टू 0 पर, वो करंट कितना हो जाएगा? 10/2, 5 हो जाएगा। क्योंकि जब कैपेसिटर पर कोई भी चार्ज नहीं होता है तो इसका बिहेवियर किस तरह से होता है, जैसे कि हाँ, तो इसको हम एक सिंपल वायर से रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन अगर ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे, हम एक जनरल सॉल्यूशन समझ रहे हैं इसका। अच्छा, अगर मान लो इस पर पहले से चार्ज है, ये प्लस ये माइनस, और इसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं कुछ, कितना ले लें, मान लेते हैं 2 फैराड है, और इस पर जो चार्ज है Q इक्वल टू, वो मान लेते हैं 6 कूलम के बराबर है। ठीक है, तो जैसे ही स्विच को क्लोज किया तो इसके अक्रॉस, खुद के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? Q/C करेंगे तो कितना आएगा? 3, और इसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, नेगेटिव यहां पर है, यानी कि ये इसको अपोज कर रहा होगा। तो ये सर्किट किस तरह से रिप्लेस हो जाएगा? एक तरह से ये मान लो ये बैटरी लगी हुई है, ये होगा, यानी कि 6/2, तो 3 वोल्ट, ये 2 ओम, और ये 10 वोल्ट। मतलब इसको हमने उस इंस्टेंट पर एक बैटरी के इक्विवेलेंट माना, और उस बैटरी की पॉजिटिव प्लेट कौन सी है? इस वाली पोलरिटी के अकॉर्डिंग। तो ये प्लेट पॉजिटिव थी, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल भी हमने इसी को बनाया। ठीक है,
अब जैसे ही स्विच को क्लोज किया तो ये दोनों बैटरी क्या है, एक दूसरे को अपोज कर रही है, तो करंट कितना हो जाएगा 10 माइनस 3 यानी 7/2 हो जाएगा। अगर ऐसा होता कि ये माइनस ये प्लस है और ये कैपेसिटेंस वही है 2 फैराड के बराबर और चार्ज है 6 कूलम के बराबर, तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं ऐसे, ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये कितना हो जाएगा 3 वोल्ट, और ये था 10 वोल्ट, ये 2, तो अब कितना होगा करंट 13 या 10 प्लस 13/2 हो जाएगा इस केस में। ठीक है, जैसे ही स्विच को क्लोज किया तो इतना जाएगा। तो अगर ऑलरेडी चार्ज हो तो इस तरह का डिफरेंस आ जाता है ना। तो अब हम इसमें ये मान के चल रहे हैं कि इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। तो इस पर हमने मान लिया कोई भी चार्ज नहीं है। तो अब करंट कहां कहां से फ्लो होना शुरू करेगा, यानी कि इक्विवेलेंट सर्किट क्या बना लेंगे हम इसका। सर तो अगर दूसरे अंदाज है तो सर हम बस कैपेसिटर को हटा देंगे तो उसका बस ये बन गया। और ये है 25 किलो ओम, ये है 50 किलो ओम। ठीक है, तो 25 किलो ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, उतना ही है जितना बैटरी के अक्रॉस है। बैटरी कितने की थी यार, मैंने लिखना भूल गया, कितना था 5 वोल्ट। तो यहां से जो करंट जा रहा होगा वो करंट कितना हो जाएगा 5/25 किलो ओम, और यहां से जो करंट जाएगा ये जाएगा 5/50 किलो ओम। अब ज्यादा करंट किस में से जा रहा है, ऊपर वाले में से जा रहा है, और हायर पोटेंशियल वाला पॉइंट कौन सा बन जाएगा, अब देखो तुमको जैसे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना बी और डी के बीच में, तो हम स्टार्ट कर देते हैं बी से लिखना इक्वेशन। तो उसको मैं लिखूंगा वी बी, और करंट यहां पर आ रहा है तो ये माइनस करंट की अच्छा नहीं नहीं, मैं इधर से जा रहा हूं 25 किलो ओम को क्रॉस कर रहा हूं, तो करंट की डायरेक्शन में बढ़ रहा हूं, तो आई आर होगा ना। हाँ, तो कितना हुआ 5 वोल्ट के बराबर हो गया। ठीक है, और जो दूसरा वाला है एडी, अच्छा इसको ऐसे भी देख सकते हो, उल्टी डायरेक्शन में मजा, यहां से चलना शुरू करते हैं इधर से, तो यहां से ऐसे चलते हैं ऐसे। तो अगर हम बी से ऐसे घूम के सी तक आए तो केवल एक बैटरी मिलेगी हमको, यानी वी बी -5 इक्वल टू वी सी, तो वी बी माइनस वी सी इक्वल टू +5। इसी तरह से अगर निकालना है हमको डी और सी पर, मतलब डी और सी में तो खैर 0, तो ए डी में कितना हो जाएगा, ए डी का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है तो मैं ए से स्टार्ट करता हूं चलना, तो वी ए -5, मतलब यहां से घूम के मैं आया, इसको मैंने क्रॉस किया तो -5, अब मैं पहुंच गया हूं सी पर, तो इक्वल टू वी सी। जो सी का पोटेंशियल है वही डी का पोटेंशियल है, तो वी ए माइनस वी सी इक्वल टू 5 हो गया। अब हमको निकालना किसका था इसमें, फर्स्ट पार्ट के लिए वेरीफाई किसका करना है, बी और डी का, है ना। एक मिनट में क्वेश्चन देख लूं क्या था। वोल्ट मीटर जो लगा हुआ है वो बता रहा है वी बी माइनस वी डी, तो वी बी माइनस वी डी कितना है, +5 है कि -5 है, वी डी चिंता मत करो निकल चुका है। जो सबसे ऊपर वाली इक्वेशन थी ना वी बी माइनस वी सी, वी बी माइनस वी सी को आप वी बी माइनस वी डी भी लिख सकते हो, जो कि 5 आया था, सेम पोटेंशियल पर है, तो ये तो +5 आया।
तो वोल्टमीटर डिस्प्लेस -5 वोल्ट एज सुन एज की इज प्रेस्ड एंड डिस्प्लेस +5 वोल्ट आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो ये तो ऑप्शन गलत हो रहा है ना, क्योंकि VB माइनस VD। सर हम ऐसे नहीं सोच सकते, लाइक मैंने अगर assume करेगा कि लाइक 5 वोल्ट की बैटरी है हमारे पास, तो सर हमने पॉइंट ए को assume करा कि वो +5 वोल्ट है और सी को assume करा कि 0 वोल्ट है, और सर फिर सिमिलरली तो बी पॉइंट भी आ गया तो हमारा 5 वोल्ट है और डी आ अच्छा पहले ना सुनो, वो वाली चीज करने से पहले थोड़ा और समझ लें। इसके बाद क्या हुआ कि फिर लॉन्ग टाइम प्रेस रखा की को, तो करंट का फ्लो रुक जाएगा, कैपेसिटर चार्ज हो जाएंगे। तो जो 40 माइक्रो फैराड है उसके अक्रॉस कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस? 5 वोल्ट होगा। हाँ पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा होगा उसका? ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, और ये कितना है 5 वोल्ट। इसके बाद जो दूसरा वाला है कैपेसिटर, उसमें ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और ये कितना होगा 5 वोल्ट ही होगा। अब हमको देखना है कि अच्छा इसमें प्लस माइनस साइन भी बनाया हुआ है वोल्ट मीटर में, ये माइनस लिखा हुआ है, ये प्लस लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो पहला ऑप्शन है वोल्ट मीटर डिस्प्लेस -5 वोल्ट, तो -5 डिस्प्ले करेगा क्या? हाँ तो करना चाहिए। आफ्टर लॉन्ग टाइम जो पॉइंट बी और डी है, इसमें हायर पोटेंशियल पे कौन सा पॉइंट आ गया? तो मैंने जब लाइक कैलकुलेशन की थी तब तो सर आफ्टर लॉन्ग टाइम मुझे मिला था कि वोल्टेज हायर है। नहीं उसमें नहीं 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 नहीं, नहीं। हमको कुछ डाउट है ही नहीं वैल्यू में, हमको केवल प्लस माइनस देखना है। प्लस माइनस इसलिए देखना है क्योंकि इन्होंने ना जो वोल्ट मीटर है उसके ऊपर प्लस माइनस बना रखे हैं। हाँ तो देखो इसमें नीचे वाला अगर प्लस होगा ना तो हम कहेंगे पॉजिटिव रीडिंग है। मैं जैसे वोल्ट मीटर के नीचे प्लस है ना, तो नीचे वाला पॉइंट किस पॉइंट से कनेक्टेड है? डी से कनेक्टेड है। अगर डी हायर पोटेंशियल पर हुआ तो हम कहेंगे कि ये रीडिंग पॉजिटिव आ रही है, और अगर वोल्ट मीटर का पॉजिटिव पॉइंट उस पॉइंट से कनेक्टेड है जहां पोटेंशियल कम है तो हम कहेंगे कि इसकी रीडिंग माइनस में आ रही है। तो जो पहला वाला केस है उसमें बी पॉइंट जो है जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना दिख रहा है हमको यहां से इक्वेशन से? +5 आ रहा है ना, VB माइनस VD। और तो वोल्ट मीटर में वो वाला जो पॉइंट है वो कैसा है? नेगेटिव है। ऊपर वाला पॉइंट उसमें देखो माइनस लिखा हुआ है ना, माइनस, तो हम कहेंगे कि यहां पर पोटेंशियल कितना है? -5 है। -5 है, और इसके बाद थोड़ी देर बाद नीचे वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल पर हो गया है। तो नीचे वाला हाई पोटेंशियल पर है और पोटेंशियोमीटर का वोल्ट मीटर का भी वहां पर पॉजिटिव ही साइन है, तो दोनों प्लस प्लस है, तो हम कहेंगे वो रीडिंग +5 है। ठीक है, ये है। बाकी उसमें तो कोई डिस्प्यूट है ही नहीं कि वैल्यू क्या आएगी, वो तो 5 आने ही आना है दोनों केस में, लेकिन केवल अच्छा ठीक है चलो। तो बी में द वोल्ट मीटर विल डिस्प्ले 0 वोल्ट एट टाइम t इक्वल टू ln2 सेकेंड। अब इसमें ना इक्वेशन लिखनी पड़ेगी हमको चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की। तो इसको मैं जरा सर्किट को दोबारा बनाऊंगा जिससे कि देखने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। इसको हम ऐसे बना सकते हैं कि ये कैपेसिटर लगाया, ये रेजिस्टेंस लगाया, ये रेजिस्टेंस दिया हुआ था, ये मैंने कैपेसिटर लगा लिया, और जो बैटरी कनेक्टेड है ये हो गया एमीटर, और ये की हमें आदत होती है ना ऐसे देखने की, 40 माइक्रोफैराड 25 किलो ओम,
अच्छा, जो वोल्ट मीटर है उसको क्या मान के चलेंगे हम कि वो कैसा है, आइडियल है। तो उसमें से खुद में से तो कोई करंट नहीं जाना चाहिए। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस हमको बताना है इसमें। तो अब देखो इसमें क्या होगा, ये पॉइंट मैंने लिया था ए, बी जो पॉइंट था वो इन दोनों के बीच में था, तो ये हो गया बी, इसको लिखा सी और इसको लिख दिया हमने डी, और वोल्ट मीटर यहाँ कनेक्टेड है। यानी बी और डी का हमको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है कितना होगा, जो टाइम दिया है उसमें, है ना। तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा करंट। तो ऊपर वाली ब्रांच में करंट कैसा होगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, आई इक्वल टू आई नॉट। तो आई नॉट यानी मैक्सिमम करंट कितना है, आई वन लिख लेता हूं अभी बेटा ना, मैं सिंबल में करता हूं, कैलकुलेशन तुम कर लेना। आई इक्वल टू आई वन, और बोलो ई टाउ वन। इसके बाद जो दूसरा वाला करंट है आई इक्वल टू, उसको लिखता हूं मैं आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ टू लिखता हूं, ठीक है। इतना इतना करंट होगा इसमें। अब तुमको इसकी रीडिंग अगर चेक करनी है तो तुमको डी पॉइंट से स्टार्ट करना पड़ेगा। यहां से करंट फ्लो हो रहा होगा, यहां से हो रहा होगा, तो डी से स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा वी डी प्लस अब 50 किलो ओम इनटू आई आर लिखते ना, तो इसमें आई कितना है, ये है आई टू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ टू। इसके बाद कैपेसिटर को क्रॉस करना है। तो अच्छा, कैपेसिटर में हमें चार्ज की जरूरत पड़ेगी, ये है प्लस ये है माइनस, तो क्यू बाई सी लिखना है, वोल्टेज लिखना है। तो ऊपर वाले पे चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू इक्वल टू क्यू नॉट वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ के बराबर, और क्यू अपॉन सी कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, v इक्वल टू वी नॉट वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ, ठीक है। अब हम इसमें जब कैपेसिटर को क्रॉस करेंगे तो वोल्टेज में ड्रॉप हो रहा होगा क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव पर जा रहे हैं, तो हम लिखेंगे वी नॉट यानी इसका जो मैक्सिमम वोल्टेज है, और वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ, कौन सा वाला टाउ, वन, इक्वल टू वी बी। तो यहां से वी डी माइनस वी बी की वैल्यू निकालना है, वी नॉट मैक्सिमम वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ वन, और माइनस 50 किलो ओम। मैं किलो ओम इसलिए लिख रहा हूं कि उसको तुम ओम में कन्वर्ट कर लेना, आई टू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ टू, इतना आएगा ये। बस अब इसमें वैल्यू रख देना है। अब पहले तुम इसमें अपना डाउट पूछो, इसमें क्या समस्या है। अच्छा, ये जो दो सर्किट है ना जो मैंने बनाए ऊपर, ये दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट पैरेलल सर्किट है। मतलब दोनों के अक्रॉस वोल्टेज हमेशा कितना रहेगा, 5 वोल्ट ही रहेगा। जैसे इसको 0 ले लिया, इसको 5 ले लिया, तो यहां पर हमेशा 5 और 0 है ये, और ये 5 और 0 है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कितना है, 5 है। अब जैसे वी नॉट लिखना है तुमको, इसमें मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस एक जगह आएगा ना, वी इक्वल टू वी नॉट वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ, तो वी नॉट कितना आएगा, 5 आएगा, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस 5 है। इसी तरह से जो पहली इक्वेशन है उसमें आई इक्वल टू आई वन क्या है, मैक्सिमम करंट है। तो मैक्सिमम करंट का वो कितना होगा उसमें, मैक्स एग्जैक्टली 5 अपॉन 25 किलो ओम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लिख डालना है। तो कैलकुलेशन करवाया इन्होंने बढ़िया इसमें। अच्छा, ln2 टाइम दिया हुआ है इसमें ना, तो ln2 दिया हुआ है तो तुम उस, हाँ, अब जैसे टाउ 1 लिखोगी तो सी आर लिखा तुमने, सी इंटू आर कितना हो जाएगा, सी है 40 माइक्रोफेराड यानी 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और आर कितना है 25 इंटू 10 टू द पावर 3। तो अब ये हुआ 1000, कितना हो गया बेटा बोलो, टाउ इक्वल टू सी आर होता है ना, आर सी टाइम कांस्टेंट, ऊपर वाले सर्किट का टाइम कांस्टेंट निकाल रहा हूं। ऊपर ऊपर जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस कितना है,
तो 40 माइक्रोफेराड, तो 40 इंटू 10⁻⁻6, और आर कितना है? 20 into 10 तो अब कितना हो जाएगा ये? तो ये आएगा 0.8 पॉइंट, 0.8 अरे नहीं यार, 25 इंटू 4 कितना? है ना? अच्छा वो 25 लिखा है, 20 है। 25 है ना? अच्छा मेरे को 20 दिख रहा है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, तो 25 इंटू 40 1 1 आ जाएगा, तो सी आर कितना आ गया? 1। तो ये तो बड़े आसानी से, इसी तरह से दूसरे वाले का टाइम कांस्टेंट टाउ 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? सी कितना है इसमें? है 20 इंटू 10⁻⁻6, और आर कितना है इसका? 50 इंटू 10⁻³ के बराबर। इंडिया आ रहा है, ये भी बना रहा है, 1 है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। तो टी की वैल्यू कितनी रखी है आपने? टाइम की वैल्यू दी थी क्वेश्चन में ln2 सेकेंड, तो e की पावर माइनस ln2, और नीचे 1 है, तो इसको कितना लिख लोगी? e टू दी पावर ln2 की पावर -1, 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 आ जाएगा। तो बस ये सॉल्व हो जाएगा अभी ये क्वेश्चन, ठीक है? तो इसको इस तरह से निकालना। अच्छा, अब पूछा है, और कौन सा वाला पार्ट करनी थी, नहीं बन रहा था, ये तो हो गया बी। सी वाला डी डी, हाँ तो डी तो सही है यार, उसमें क्या है? सर मतलब एग्जैक्ट नहीं, मतलब मुझे पता नहीं। अरे यार बेटा, तुम इतनी होशियार लड़की हो, कैपेसिटर जब फुली चार्ज हो गया उसके बाद करंट को फ्लो होने की जगह कहाँ है? कहाँ से जाएगा करंट? हाँ सर बट अभी भी रजिस्टर तो है ना, मतलब वो अगर अरे रजिस्टर्स में से कहां से करंट जाएगा? इलेक्ट्रॉन जंप करके निकल जाएगा क्या? तुमको ना मेरे से पढ़ना चाहिए था बेटा सबसे पहले से। ये सारी चीजें ना तो मैं तो सबसे स्टार्ट में दिमाग में घुसा देता हूं बिल्कुल बच्चों के, कि भाई करंट फ्लो होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन को मूव करना पड़ेगा ना इसमें, तो कहां से मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन? जैसे यहां स्टार्टिंग में तो क्या हुआ कि कैपेसिटर पे चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा था, मतलब यहां से करंट आया, करंट यहां से आया, अब समझते हैं ना? मतलब इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? एक इलेक्ट्रॉन इधर, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इधर, ऐसे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो स्टार्टिंग में तो क्या होता है कि कैपेसिटर की प्लेट पे इसने इलेक्ट्रॉन्स को यहां से खींच लिया, इलेक्ट्रॉन यहां से आया, ठीक है? तो ये वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो गई, ये नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई इस पर। ऐसे ही यहां से भी इलेक्ट्रॉन आया। अब कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 5 वोल्ट हो गया, और यहां भी 5 वोल्ट हो गया। तो अब कहां से क्या होगा? अब तो इसकी फर्दर चार्जिंग या डिस्चार्जिंग होनी नहीं है कैपेसिटर की, तो अब चार्ज मूव करेगा कहां से? ये बीच में रेजिस्टेंस में से थोड़ी करंट फ्लो हो जाएगा भाई। रेजिस्टेंस जैसे करंट, तुमको अगर इलेक्ट्र समझ आ गया वो, तो सर वो मतलब थोड़ा सर कैपेसिटर को तो फुली चार्ज जाएगा, तब मतलब वहाँ पे तो अब कैपेसिटर पे फर्दर चार्ज का एक्यूमुलेशन तो है नहीं। अब जैसे करंट आई यहां पर आया, पहले करंट आई यहां से जा रहा था, अब तो करंट का फ्लो ही नहीं हो रहा है ना यहां से। कैपेसिटर देखो, कैपेसिटर में पहले भी करंट का फ्लो नहीं होता है, मतलब बीच में तो खाली जगह, इलेक्ट्रॉन जंप थोड़ी करेगा खाली जगह में कि एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे जंप कर गया। तो करंट का फ्लो क्यों हो रहा होता है? करंट का फ्लो इसलिए हो रहा होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर यहां से चल रहा है एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक, लेकिन जैसे ही इसका पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हुआ, तो वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी रुक जाएगा। अब जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक गया तो करंट तो पूरे सर्किट में जीरो हो गया ना, कहीं पर कोई करंट नहीं होगा। और जब कोई करंट नहीं होगा तो एमीटर की रीडिंग कितनी आ जाएगी? 0 आएगी, है ना? ये इस तरह से होगा। लेकिन इसका आंसर ना बी वाले का जो ln2 है वो मुझे सॉल्व करके बता देना कि सही आया था कि नहीं। इसके बाद जो क्वेश्चन है ना, ये मुझे दिख रहा है शायद जेई एडवांस का ही है, इसको के तो डायग्राम बनाने में बड़ी मेहनत है यार। रुक जाओ, ये क्वेश्चन मैं देखता हूं, मैं ला सकता हूं तो स्क्रीन पर। कैपेसिटर वाला ही है एक और, इसके नीचे लिखा हुआ है 2019। एक मिनट रुको जरा, मैं ट्राई करूं इसकी ये क्वेश्चन अगर
आ गया। अब देखो ना, ये क्वेश्चन तो फिर भी पढ़ने में आ रहा है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो कि दिख नहीं रहे ठीक से। दिख गया क्वेश्चन बेटा ये तुमको? हाँ सर देखिए। अब इस क्वेश्चन में भी रुको जरा, मुझे काम की चीज मैं अलग करूं। या इसको हम दूसरी जगह ले चलते हैं। चलो अब बन गया ये सवाल। डायग्राम बनाने में जो है बड़ी दिक्कत होती है इसमें, इतना बड़ा। तो बेटा अब ये बताओ इसमें क्वेश्चन में कि हो क्या रहा है। पहले एक स्विच किसको क्लोज किया, इसके पता है इसके ऑप्शन में डिस्प्यूट है। कई कोई से लोग कोई से दो आंसर बताते हैं, कोई से लोग कोई से दो बताते हैं। अलग अलग बुक्स में ना इसके आंसर अलग अलग लिखे हुए हैं। हेलो, हाँ आवाज आ रही ना? क्या सर? हाँ बताओ इसमें क्वेश्चन में क्या हो रहा था। सर बोला है यहाँ पे कि इनिशियली हमारे मतलब कैपेसिटर डिस्चार्ज है, जिससे सिचुएशन में दोनों होती हैं, फिर मतलब पार्ट दे रखे हैं कि अगर ठीक है, तो पार्ट ए पर फोकस करते हैं। पार्ट ए में S1 को क्लोज किया फॉर लॉन्ग टाइम, तो ये मैंने क्लोज कर दिया S1 को लॉन्ग टाइम के लिए, सच दैट कैपेसिटर्स आर फुली चार्ज्ड। नाउ S2 इज क्लोज्ड। तो पहले जब हमने S1 को क्लोज किया तो कौन से कैपेसिटर पे कितना चार्ज हो जाएगा? तो देखो जैसे ही इसको क्लोज किया है तो सारा का सारा जो सिस्टम है, S2 वाली जो ब्रांच है उसको तो छोड़ दो, बाकी तो चार्जिंग होने लगेगी उसमें। सारी चीजें सीरीज में कनेक्टेड हैं इसमें। जब फुली चार्ज हो जाएंगे तो रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो हो रहा होगा कि नहीं? फुली चार्ज देने पर नहीं होगा। नहीं होगा। यही अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया है ना। वही चीज तो कि इसमें फुली चार्ज हो गए, यानी कि अब करंट जीरो हो चुका है। कैपेसिटर की कौन सी प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगी? तो देखो इस समय सर्किट में कितनी बैटरी लगी हुई है? केवल एक लगी हुई है। तो ये वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है। अच्छा, अब सीरीज में तीनों कैपेसिटर जो लगे हुए हैं, चलो हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ना निकाल के इक्वेशन लिखना शुरू कर देते हैं। चार्ज तो सेम होगा सभी पर, तो +5 माइनस Q बाई C4। C4 कितना है? C4 is 80। तो ये 80 कर दिया। अब मैं माइनस Q अपॉन C1, C1 था 10, फिर लिखता हूं मैं माइनस Q अपॉन C3, C3 था 80 इक्वल टू 0। ये पूरे लूप में इक्वेशन लिख दी मैंने। ये क्लियर है? कुछ छूटा तो नहीं? तो इससे Q कितना आ जाएगा? Q बाई 40 प्लस Q बाई 10, तो ये होगा 5Q बाई 40 यानी Q बाई 8। ठीक है, तो ये आ जाएगा 80 माइक्रो कूलाम के बराबर। तो हर एक का पोटेंशियल डिफरेंस भी पता चल गया। तो C1 का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस Q बाई C होता है ना। तो V1 लिख लेता हूं मैं। V1 इक्वल टू 80 माइक्रो कूलाम अपॉन 10। 10 है कितना है C1?
मुझे क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, पीछे जाऊं लगता है तो पता चलेगा। सर मैं कह रही हूँ कि 5 into 8 है ना सर, हमने लिखा है 5 हाँ सही बात है, 40 था यार ये तो ये 40 और ये कितना दिया है बेटा इसका C1 का वैल्यू क्या है C1 की? 10। तो ठीक है, तो 40/10 यानी कि ये आ जाएगा 4 वोल्ट के बराबर। तो V1 4 वोल्ट हो गया। अब शायद एक ऑप्शन में ये भी पूछा था V1 के बारे में, इफ S1 is kept closed for long time such that capacitor are fully charged, the voltage across the capacitor C1 will be 4 volt। तो ये तो सही ऑप्शन है ना। अच्छा, इसके बाद है at time t equal to 0 the S1 is closed, the instantaneous current in the closed circuit will be 25 milliampere। तो ये भी निकाल सकते हो उसी लॉजिक से। इंस्टेंटेनियस करंट यानी कि कैपेसिटर पर पहले तो कोई भी चार्ज नहीं है, अगर कोई चार्ज नहीं है तो सारे कैपेसिटर तुमने हटा दिए और केवल रेजिस्टेंस काउंट किए, तो करंट कितना जाएगा 5 अपॉन वोल्टेज 5 और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? नहीं सर, बट हमें ये पूछा ना कि जब S2 को हमने क्लोज किया तब हमने S2 पे पूछा है कि जस्ट आफ्टर क्लोजिंग S1 पूछा है? नहीं सर, एक बार बोला सी पढ़ो ना, सी सी सी। अच्छा ठीक है, बात कर रही हूँ। हाँ, ए में नहीं कर रहा हूं, अभी ए में कैलकुलेशन बड़ा है, तो पहले जो आसानी से हो रहे हैं पहले उनको निपटा देते हैं। ठीक है, ओके। 3 है, अच्छा हाँ ठीक है, ओके। तो सी में कितना हो जाएगा? 5 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितने 70 प्लस 100 प्लस 30 200 ना, अच्छा तो 70 + 32 से रखते हैं। एक 100 भी तो है बेटा, नीचे से पूरा लूप कवर करो। ओके हाँ हाँ, तो कितना हुआ ये? 25 मिलियन। तो 1/40 तो 25 मिली एम्पियर। तो ये भी सही है, हाँ ठीक है। और डी चेक कर लेते हैं, डी भी रिलेटिवली सिंपल दिख रहा है। इफ की S1 इज केप्ट क्लोज्ड फॉर लॉन्ग टाइम सच दैट कैपेसिटर्स आर फुली चार्ज्ड, द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q विल बी 10 वोल्ट। अब देखो ना, इसमें जो डिस्प्यूट शायद रहा होगा किसी के मन में कि S1 क्लोज्ड लॉन्ग टाइम और S2 रिमेन्स ओपन, ये तब की कंडीशन होनी चाहिए, क्योंकि इन ऑप्शन में S2 के बारे में तो कुछ नहीं कहा गया है, तो हम मान के चलेंगे कि S2 ओपन है, S1 क्लोज्ड है। हाँ ठीक है, मतलब ऊपर का ऑप्शन में यही है ना, मतलब दिया हाँ ए में तो क्लियरली मेंशन कर दिया गया है, तो हम यही मान के चल रहे हैं कि जो डी ऑप्शन में केवल S1 रिमेन्स क्लोज्ड एंड S2 रिमेन्स ओपन। So if key S1 is closed for long time such that capacitors are fully charged, the voltage difference between P and Q will be 10 volt। तो P और Q के बीच का डिफरेंस मतलब C1 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो C1 का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? C1। हाँ देखो, मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, अब तुम देखते जाना। अगर मुझे जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है C1 के अक्रॉस, तो वो यहां से यहां तक का होगा ना, ये तो वही तो इसके बराबर भी आएगा। अच्छा नहीं 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 नहीं, नहीं इसमें एक बैटरी भी लगी हुई है। तो P और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए ना थोड़ा घूम के जाते हैं हम लोग, यहां से आते हैं ऐसे, ठीक है। ठीक है, तो यहां से अगर घूम के चलना शुरू करें तो मैंने लिखा VP और C4 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, या हमको मालूम है इसमें ये पॉजिटिव चार्ज था, ये नेगेटिव था, तो प्लस हाँ कितना Q/C, Q कितना आया था 40 आया था ना, हाँ और ये C4 कितना है 80, 80। तो 1/2 हो गया। -5 हाँ करंट तो है नहीं सर्किट में। फिर C3 पर आते हैं, तो C3 का कैपेसिटेंस कितना है, शायद सेम है, हाँ 80 है। और ये माइनस ये प्लस है, तो इसमें भी आएगा +1/2।
करंट तो है नहीं, तो हम सीधे कहां पहुंच गए, वी क्यू पर। तो वीपी माइनस वी क्यू कितना हो गया, 4 वोल्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट नहीं है। ठीक है, नहीं क्लियर हुआ कि नहीं ये बात? आ सकते हैं, बच्चा हम तो फिर उल्टी तरफ से भी जा सकते थे ना। हाँ, उल्टी तरफ से भी जा सकते थे, वहां से हमको डायरेक्ट, इसलिए तो तुमने कहा, तो मुझे सीधे डायरेक्ट ही दिख रहा था कि 4 वोल्ट है अगर लेफ्ट से जाऊं तो। यहां से C1 का तो हम ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं, हाँ, तो ये 4 वोल्ट इसका आंसर आएगा। तो डी इज नॉट करेक्ट। तो अब करेक्ट कौन कौन से हो गए, बी और सी। अब बचा ए। अब ए में क्या हो रहा है, ए में है कि S1 is kept closed for long time such that capacitors are fully charged. Now key S2 is closed at this time. यानी कि S1 भी क्लोज रहती है और उसी इंस्टेंट पे हमने S2 को भी क्लोज कर दिया। तो कर देते हैं। तो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो याद रखना, मैं अभी दूसरा डायग्राम बना रहा हूं इसका। अब S2 को भी कर देते हैं क्लोज। तो हमने उसी इंस्टेंट पे S2 को क्लोज कर दिया। तो अब जैसे ही S2 को क्लोज किया है, तो अभी मैंने तुमको बोर्ड पे कुछ चीज समझाई थी ना कि अगर कैपेसिटर पे ऑलरेडी चार्ज होता है तो हम उनको कैसे कैसे मान सकते हैं, वैसे रिप्लेस करना बेटा। ठीक है, तो अब तुम्हारे लिए जो C1 है वो C1 एक बैटरी है और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर और नेगेटिव नीचे, और ये 70 ओम, और C1 के अक्रॉस वोल्टेज कितना, 4 वोल्ट है। इसके बाद आपको जाना है C4 पर। तो C4 में ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और पोटेंशियल डिफरेंस है 1/2 वोल्ट। फिर बैटरी पर जाना है तो ये 5 वोल्ट। ठीक है, या, इसके बाद इस कैपेसिटर को भी रिप्लेस करना है, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये भी है 1/2 वोल्ट। अच्छा, रेजिस्टेंस तो नहीं छूटा कोई सा, सारे लगा लिए थे ना। 30 ओम वाला ये लगा हुआ है, फिर 100 ओम वाला, अब ये वाला सर्किट। तो जैसे ही हमने क्लोज किया सर्किट को, तो C2 पे तो कोई चार्ज नहीं है, नहीं, तो बस केवल एक रेजिस्टेंस लगाएंगे यहां, और फिर इसको लिख देंगे हम, ये 10 वोल्ट ये 30 ओम। ये सर्किट बन जाएगा। अब ये और सिंप्लीफाई होगा, और सिंप्लीफाई ऐसे होगा कि जो राइट साइड वाला सेक्शन दिख रहा है ना, उसमें बैटरी और रेजिस्टेंस को कंबाइंड करके लिखेंगे हम अभी। और ठीक है, हाँ, तो ये लेफ्ट साइड वाला जो सेक्शन है, इसमें ये 4 वोल्ट तो फिर हम हाफ हाफ वाला डायरेक्टली, हाँ मतलब 70 ओम। हाँ, बस हम केवल एक रेजिस्टेंस एक बैटरी लगाएंगे उसमें। अब ठीक है, तो ये हो जाएगा 30 ओम 10 वोल्ट। अच्छा, अब इसमें जो बैटरी लगेगी उसकी पोलैरिटी क्या होगी, 5 वोल्ट डिसाइड करेगा, क्योंकि वो डोमिनेट कर रहा है, और बाकी 1/2 वोल्ट उसको अपोज कर रही है। तो कितना वोल्ट हो गया, 4 वोल्ट हो जाएगा। 1/2 वोल्ट तो खुद को अपोज कर रहा है ना, मतलब नहीं, 5 वोल्ट ऐसे देखो, चेक ऐसे कर लिया करो कि मान लो सर्किट में 5 वोल्ट नहीं होता, तो ये जो बैटरी होती 1/2 वोल्ट वाली, ये क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराती है कि एंटी क्लॉकवाइज, और 5 वोल्ट कैसा करा रही है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर केवल 5 वोल्ट होती तो यानी दोनों अपोज कर। ऐसे दूसरी 1/2 भी कैसा कराती, क्लॉकवाइज। अगर सर्किट में ओनली 1/2 वाली होती, सेकंड 1/2, तो ये करंट फ्लो कराई होती क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट। तो अब ये कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट, और ऊपर पॉजिटिव, और एक सिंगल रेजिस्टेंस बताओ, 130। अब इसमें से हमको निकालना क्या है, करंट निकालना है PQ वाली ब्रांच में ना। अब इसको सॉल्व करने के 2-3 मेथड होते हैं। पहले तुम बताओ तुम कैसे प्रेफर करोगी, फिर मुझे कौन सा अच्छा लगता है मैं वो बताऊं। सर हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, लाइक एक मेथड था ना कि अगर पैरेलल में है
अच्छा ठीक ठीक, हाँ हाँ हाँ, अरे तुम इतनी लंबी छोटी बात क्यों कह रही हो? तुम सिंपल ये बोलो ना कि इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाल के करते थे वो। हाँ तो वही मैं भी प्रेफर करता हूँ। इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने में किस किस का इक्विवेलेंट मान लेना है तुमको? पहले पहले इसको और इसको कंबाइंड करना है। इसको कंबाइंड करके एक सिंगल बैटरी और सिंगल रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ हैं तो ऊपर ही आएगा पॉजिटिव। ई इक्विवेलेंट निकाल लिया, फिर हमने आर इक्विवेलेंट निकाल लिया, और उसके साथ ये 30 ओम और 10 वोल्ट वाली बैटरी कनेक्ट कर दी। ठीक है, बस अब इससे करंट निकल आएगा, यही आंसर हो जाएगा इसका। अब ये भी चेक करना पड़ेगा कि इतनी मेहनत करने के बाद हो सकता है कि आंसर सही हो भी ना भी हो जो ऑप्शन में दिया हुआ है। मतलब ऑप्शन में करंट की वैल्यू दी है ना उन्होंने कितनी वैल्यू दी है करंट की? 0.2 एम्पीयर। तो 0.2 हो सकता है सॉल्व करके ना आए तो हम कह देंगे कि ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट, और अगर आ गया तो सही है। ठीक है, तो मुझे लगता है तुम्हें कैपेसिटर के बारे में थोड़ी इंसाइट आज मिली होगी कि कैपेसिटर में ना को हम रिप्लेस कर लेते हैं बैटरी से, और जब फुली चार्ज हो जाएगा तो कैपेसिटर के थ्रू कोई करंट पास होगा नहीं, तो रेजिस्टेंस में से भी नहीं पास होगा फिर, अगर रेजिस्टेंस कैपेसिटर के साथ लगा हुआ है तो। ठीक है, तो ये हुआ, और मैं कौन सा क्लियर कर दूं तुम्हारा अभी? सर आप मुझे वो रेजिस्टेंसेस वाला बता दीजिए। जो गोल गोल सा बना हुआ है एक ऐसा। अरे ये बेहतरीन सवाल था, ये तो मुझे याद है। ये कौन से साइड 2016 का है क्या? हम्म, 2022 का है। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया सवाल है। ये मुझे को ध्यान आ रहा है किसी ने मुझसे क्लास में पूछा था ऑलरेडी, तो मैंने इसको सॉल्व कराया था। इसका पूरा कैलकुलेशन तो मैं अभी नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें समझा दूंगा जिससे कि तुम खुद कर पाओगी। बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट था इसमें। तो क्वेश्चन मुझे समझा दो जरा, जैसे कि मेरी आदत है। अच्छा, फिर कौन सा वाला? ये R1 R2 R6 वाला है। ये ना मेरे पास पूरा नहीं आया है क्वेश्चन, ये कटा हुआ है राइट साइड से कुछ। नहीं, चलो बनाते हैं अच्छा इसको। तो बेटा इसमें अभी हमने जैसे नोडल मेथड वगैरह भी पढ़ा था, वो तुमने पढ़ा हुआ तो है, वो उससे ट्राई नहीं किया था इसको? मतलब थोड़ा सा तो किया था, बट नहीं रखा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। अब है, ये है R6, ये है R5, ये क्या R6 के साइड में क्या R1 है ये वाला? सारे मानों में असर आप मानों लगा दीजिए। सारे से आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है। नहीं नहीं नहीं, R1 है क्या ये वाला? मुझे बताओ ना जरा। नहीं, R1 तो ये दिख रहा है मुझे, उसमें ना दिख नहीं रहा ये तो। ये R8 है। ये नीचे वाला R8 है क्या? तो ये R7? ऊपर R7 है, ये वाला R1 है, वो R2 है, फिर ऊपर बैटरी के पास वो R3 है। ठीक लिखा ना, यही थे ना? क्योंकि क्वेश्चन में ना कुछ कुछ राइट साइड वाला सेक्शन ना साफ नजर नहीं आ रहा था, इतना ही था ना बेटा? अब E1 है 12 वोल्ट, 12, E2 कितना है? 6। R1 टू R2 सभी का रेजिस्टेंस इक्वल है क्या? 1, ये भी 1,
ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। हाँ, अब बताओ जरा कि इसमें नोडल पॉइंट्स कैसे एज्यूम किए। सर मैंने तो सोचा कि बीच वाला ही ले ली। हाँ, बीच वाले को क्या ले ले, एक्स। बीच वाले को x मान लिया, ठीक है। तो बीच वाला जो पॉइंट था इसको लिख लिया x, ठीक है, और इसको भी फिर तुम्हें कुछ मानना पड़ेगा। तो कितना y और z, हाँ ठीक है। सर मतलब इसे तो ऐसे कर सकते हैं ना सर, ये E2 है, E2 को जो 6 पे रखा है, तो सर इसके लोअर पोटेंशियल पॉइंट हमने 0 ले लिया और इसे 6 ले लिया, इसे तो कर सकता है ना, ताकि थोड़ा डेरिवेटिव। नहीं नहीं, मैं समझा नहीं, दोबारा बोलो कौन से को जी। सर ये E2 है ना 6 वाला, हाँ, लोअर पोटेंशियल एंड को मैंने जो 0 ले लिया। नहीं ले सकते, नहीं ले सकते हो। अगर तुमने इसको x मान लिया है सेंटर वाले को, तो वो 0 कैसे एक सारे एज्यूम थोड़े कर सकती हो, ऐसे तो हम सारे एज्यूम कर दिया, इसको 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया, इसको 3 ले लिया। एक एज्यूम कर सकते हो बस तुम x, बाकी थोड़े एज्यूम कर सकते हो। सर मतलब मैं ऐसे सोच रही थी कि सर मैंने स्टार्ट किया था, मैंने स्टार्टिंग में ही उसे पहले 0 मान लिया था, फिर दूसरे को 6 ले लिया। नहीं सुनो, नहीं सुनो तो बेटा, पहले कौन सा तुमने इसको x ले लिया ना, हाँ तो x की वैल्यू मान लो 5 ले लिया है तुमने इसको, ठीक है। तो फिर बैटरी का टर्मिनल 0 कैसे ले लिया। दो चीजों को तुमने अज्यूम कैसे कर लिया है, और उसको 0 ही क्यों लिया, उसको 3 क्यों नहीं ले लिया फिर तुमने। तो वो थोड़ा कैलकुलेशन सिंपलर होता है, मतलब नहीं सुनो तो, अरे ये तुम बात नहीं समझ रही हो। मैं बात ये कह रहा हूं कि ऐसा एज्यूम ही कैसे कर सकते हैं आप, केवल पूरे सर्किट में एक ही पॉइंट एज्यूम कर सकते हो, कहीं पर 2 पॉइंट को थोड़ी अपने मन से कोई फिक्स वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है। हमने इसको x वैल्यू दे दी है, तो अब हम किसी और पॉइंट को अननोन ही मानेंगे, हम 0 वगैरह नहीं मान सकते फिक्स वैल्यू। या तुम इस x को 0 कह सकती थी कि x को हमने 0 ले लिया, ओके ठीक है। ठीक है। ये डिफरेंस है एक, तो तुमको जो है वो नहीं मान सकती हो, तो इसमें पोटेंशियल तुम्हें एज्यूम करने पड़ेंगे दूसरी जगह के। तो क्या क्या लिया जाए, तो वाई से भी ले लेते हो थोड़ा। तो चलो वाई जेड लिख दिया, इसको लिख दिया हमने वाई और इसको लिख दिया जेड। फिर इससे क्या फायदा होगा, तो फायदा तो कुछ नहीं हुआ। या इसको ऐसा कर लेते हैं, ये x था तो नंबर बहुत बड़े हो जाएंगे, तो इसको मान लेता हूं ये है x1, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, सारी एज्यूम कर लिए। तो अब क्या करें हम, अगर हम नोडल मेथड लगाते हैं तो जो सबसे सेंटर वाला जो पॉइंट है वहां से ही क्वेश्चन लिखना शुरू करें। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना लिखा जा सकता है, ये x2 माइनस E2 लिख सकते हैं इसको, या x2 माइनस 6, x2 माइनस 6 है। इसी तरह से ये वाला जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल कितना है, इसका बन जाएगा x माइनस 12 हो जाएगा। तो अगर मैं नोडल पॉइंट लिखूं, यहाँ करंट लिखूं इस वाली ब्रांचेस में, तो x2 माइनस 6 किसमें, लेफ्ट वाली ब्रांच के लिए लिख रहा हूं मैं, x2 माइनस 6 माइनस x2 माइनस 6 माइनस x, तो x2 माइनस 6 माइनस x अपॉन 1 प्लस, फिर लिखा राइट साइड वाली ब्रांच के लिए, तो x माइनस 12 माइनस x1 अपॉन 1 प्लस x माइनस x3
अपॉन 1 प्लस x माइनस x4 अपॉन 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनाइए। तो इस मुझे एक चीज पूछनी हम्म, सेकंड वाले में तो अच्छा नहीं जो करंट इस तरफ से जा रहा होगा वही इधर भी जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने इतना लिखा। अब इससे एक रिलेशन बनेगा x1 x2 x3 x4 और x में। क्या रिलेशन बना? अच्छा सुनो, अब इसको मैं बताऊं क्या करना तुमने। अब तुमको समझ में तो आ गया, तुम्हारी गलती भी मैं पकड़ ली। तुमने दोनों दो दो पॉइंट के पोटेंशियल अपने मन से मान लिए थे। हाँ तो तुमको अभी भी ये चीज क्लियर हुई कि नहीं कि अपने मन से नहीं ले सकते दो दो पॉइंट? देखो जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाऊं कि जैसे एक बैटरी है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमको दिया है 10 वोल्ट। तो अगर तुमने इस वाले एंड का पोटेंशियल 0 ले लिया तो इस वाले टर्मिनल का कितना हो जाएगा? 10 हो जाए। अगर इसका मान लो तुमने 4 ले लिया तो इसका कितना ले लेंगे हम? 14 होगा। अब तुम इन दोनों को थोड़े अज्यूम कर सकते हो कि अगर मान लो तुमने कहा कि मैं इसको तो 5 ले लेती हूं और इस वाले को मैं ले लूंगी 10, ऐसे थोड़े ले सकते हैं दोनों का अपनी मर्जी से। तुम्हें देखा नहीं शायद, अब दिखेगा। मतलब हमको ये मालूम है कि पोटेंशियल का डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। तो अगर मैं एक साइड का पोटेंशियल ले लूंगा तो दूसरे का मैं उसके अकॉर्डिंग लिखूंगा जो मैंने लेफ्ट साइड में लिया है। लेकिन मैं दोनों को अपनी मर्जी से थोड़ी दे सकता हूं कि इस वाले को 5 ले लेते हैं, चलो इसको 10 ले लेते हैं, फिर तो ये 10 माइनस 5 5 वोल्ट हो जाएगा। आप क्लियर है ना पूरी तरह से बात? चलो एक तो ये क्लियर हो गया। अब इसमें देखो थोड़ा सा तुम प्रैक्टिस करोगी तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इस सर्किट में ना एक सिमेट्री है, जिससे हमको पता चल रहा है कि कोई से पॉइंट ऐसे हैं जिनका पोटेंशियल सेम आने वाला है। लेकिन मैंने अभी तुमको बताया नहीं है। तुम करो क्या, करना क्या, वो अपने आप तुमको क्लिक करेगा। ये इक्वेशन 1 बना ली हमने, इसमें एक रिलेशन आएगा। करंट निकालने के लिए हमें जरूरत मालूम क्या है? हमको x2 x3 x1 x4 की वैल्यू चाहिए। तो अब ऐसी ही इक्वेशन हम बाकी जंक्शन पे बना लेंगे। एक तो ये हमने सेंटर में बनाया था, एक मान लो x3 वाला जंक्शन है, उस पर बनाई हमने इक्वेशन। तो उस जंक्शन पर इक्वेशन होगी x3 माइनस x2 अपॉन 1 प्लस x3 अपॉन x अपॉन R2, या R2 भी 1 है, प्लस x3 माइनस x1 बाई 7 इक्वल टू 0। उसमें केवल 3 टर्म बनेगी, x3, हाँ x3 माइनस x2 बाई 1 प्लस x3 माइनस x1 बाई 7 R7 प्लस x3 माइनस x अपॉन R2 इक्वल टू 0। ऐसे तो इन सभी को सॉल्व करके हमको x1 x2 x3 मिल जाएंगे। लेकिन बेटा एक चीज ध्यान रखो कि तुमको ना अभी ऐसा देखने में लग रहा है कि बहुत टाइम लगेगा। वो इसलिए लगेगा टाइम क्योंकि मैं तुमको समझा रहा हूं ना। अभी अगर मैं खुद सॉल्व करने बैठूंगा तो मुझे इतना टाइम, तो मैं फटाफट इक्वेशन लिखना शुरू करूंगा और उनमें से इक्वेशन को सॉल्व करके और आंसर निकालूंगा। तो टाइम तो थोड़ा सा लगेगा, लेकिन इतना नहीं लगेगा जितना कि हमको समझाने में लगता है, यह जब हम पहली बार कर रहे होते हैं। तुम इस नोडल मेथड से कैलकुलेशन करो और इसका आंसर निकालो। ऐसे सॉल्व करना है इसको। अब तुमने कैसे किया था बताओ? अच्छा समझ गया, वो बता ही दिया तुमने, 2 पॉइंट्स मान लिए थे अपनी मर्जी से। इसको ऐसे ही सॉल्व करना, ठीक है। और अब मेरे भी टाइम हो रहा है, मुझे ऑफिस जाने का। तो मैं तुमको ना एक छोटा सा हिंट उसका और देता हूँ। रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन था ना, एक और जो गोल गोल वाला था, वो मुझे बड़ा पसंद आया था क्वेश्चन। तुमने उसको सॉल्व ट्राई किया था कि नहीं? अच्छा वो ऐसे बना हुआ था जिसमें वो, ठीक है मैं समझ गई। ये तो ट्राई किया, मुझे बस क्वेश्चन समझा दो थोड़ा। मतलब आईआईटी जिसमें बढ़िया दिमाग लगवाती ना कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में, जिसमें केवल कैलकुलेशन नहीं दिमाग भी होता है ना, वो वाला क्वेश्चन था ये। इसमें तुम बेटा क्वेश्चन निकाल के थोड़ा सा समझा पाओगी इसमें हो क्या रहा है। मतलब मुझे पहले ये समझ आदत है थोड़ी कि बच्चे को क्वेश्चन ही समझ में आया है कि नहीं। तो मतलब हमें एक ऐसे मतलब सेमी सर्कुलर टाइप दे रखी है,
हाँ, ये एक है R1, दूसरा है R2, ठीक है। और सर इसके दोनों एंड पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट दे रखा है। और सर इसके एडिशनल भी बताया है कि सर इसके इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी का कैसे। चलो अब तुम बाकी कैलकुलेशन तो बाद में करेंगे, तुम पहले तो मुझे बी जो है ना उसका मीनिंग समझाओ जरा। द आउटर सरफेस इज एट हायर वोल्टेज देन इनर सरफेस, ये क्या चक्कर है कि ऐसा पोटेंशियल में डिफरेंस क्यों होगा? मुझे इस पर आना पड़ेगा ये बात समझाने के लिए। इसी पर सबसे अच्छा समझ में आता है ना। देखो इसमें जब करंट फ्लो हो रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे। अरे बैटरी डाउन हो गई है, रुक जाओ दूसरी बैटरी चेक करने दो मुझे। कैमरे की बैटरी डाउन हो गई, ये वाली दूसरी लगाई अभी। और इसका चार्जिंग वाला पॉइंट कौन सा है, चलो इसको मैं बाद में कर देता हूँ। तो इसमें ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल था, ये नेगेटिव टर्मिनल था, तो करंट ऐसे जा रहा होगा। तो इसमें मूव इलेक्ट्रॉन तो ऐसे मूव कर रहे होंगे अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। लेकिन हाँ, इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, लेकिन मैंने मान लिया कि करंट ना इलेक्ट्रॉन से फ्लो ना होके उसका फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन का कोई पॉजिटिव चार्ज है, जिन पर चार्ज इलेक्ट्रॉन के ही बराबर है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उनका फ्लो हम ऐसा मान सकते हैं कि करंट इलेक्ट्रॉन ऐसे, मतलब जो चार्ज पार्टिकल जो करंट फ्लो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका मास इलेक्ट्रॉन के ही बराबर है और वो ऐसे जा रहे होंगे, है ना। तो जब ये चार्ज पार्टिकल इस वाले पाथ को फॉलो कर रहा है तो एक सर्कुलर पाथ पे जा रहा है। तो सर्कुलर पाथ पे अगर कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, और अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा तो कोई ना कोई फोर्स ऐसा होना चाहिए जो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा इस इलेक्ट्रॉन को? यहां पर अगर ये ऐसे जा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स इधर चाहिए सेंटर की तरफ, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? तो अब देखो जरा, ये है इलेक्ट्रॉन जिस पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगना चाहिए इधर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए हमको किस डायरेक्शन में? उधर चाहिए। तो अगर ये हायर पोटेंशियल पर है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल ले लें, इसको नेगेटिव पोटेंशियल ले लें, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहां पर। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगाई गई है? ऊपर या नीचे? ऊपर लगेगा। तो ये तो नहीं चाहिए हमको, हमको चाहिए कहां पर? फोर्स ऊपर। तो नीचे वाला जो एंड है ये कैसा चाहिए? और ये चाहिए नेगेटिव, जिससे कि इलेक्ट्रॉन ऐसा हो।
तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो बैटरी है ना यहां पर, उसकी वजह से आएगी, जिससे कि ये इधर चले, यहां मूव कराने के लिए, इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए जो फील्ड लगेगी, वो फील्ड किसका रिलेशन किससे होता है? वो होता है J इक्वल टू सिग्मा ई, करंट डेंसिटी से। और ये क्या चीज है? इसकी जो वेलोसिटी है v, वो किसके बराबर है? ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, I इक्वल टू NEA BD। तो यहां पर ये जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इधर आ रहा है, ये है इसकी VD, और सेंट्रीपिटल फोर्स इसको अंदर की तरफ चाहिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अगर इसको एक अंदर की तरफ चाहिए, तो यहां पर इन दोनों में भी पोटेंशियल में डिफरेंस होना चाहिए। हेलो, आवाज आ रही है अभी? मैंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है VD, वो तो इधर है, और इस पर फोर्स चाहिए हमको यहां पर F इक्वल टू QE। तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होना चाहिए? फोर्स अगर नीचे चाहिए है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E हमको यहां चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो ये हायर पोटेंशियल पर होगा और ये लोअर पोटेंशियल पर होगा। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से जो आएगी ना, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? ये होगा QE इक्वल टू mv स्क्वायर, v मतलब VD स्क्वायर अपॉन R, R मतलब x। मान लो ये x डिस्टेंस, यहां से इसकी रेडियस अभी मैं कितना ले रहा हूं? x ले रहा हूं। तो mvd स्क्वायर अपॉन x, और vd की वैल्यू लिखेंगे हम यहां से। बेहतरीन सवाल था, मालूम? इसमें किसी के दिमाग में सवाल नहीं आएगा, मैकेनिक्स घुसा दी इसमें, इलेक्ट्रॉन के मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ, लेकिन ना ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हुई हो तो फिर क्लिक करता है। और ऐसे वाले क्वेश्चन वो होते हैं जो कि हमें सॉल्व ही तब करना है जब बाकी इजी वाले क्वेश्चन कर लें, तब हमें ऐसे वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। तो इसको तुम ट्राई करना बेटा, इस क्वेश्चन को, ये बढ़िया है। और कहाँ गया क्वेश्चन? ये इसमें और क्या क्या निकालना था इसी क्वेश्चन में? मोर देन वन करेक्ट है ना? तो आई की वैल्यू निकालने के लिए पहले तुम्हें इसका रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? देखो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे ये करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें कई सारी ऐसी स्ट्रिप बनेंगी, ऐसी पतली 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 स्ट्रिप हमने कई सारी बनाई। तो जो सारी स्ट्रिप है, इनमें क्या चीज वेरी कर रही है? लेंथ वेरी कर रही है। तो यहां से हम एज्यूम करेंगे कि सेंटर से x डिस्टेंस पर एक dx एलिमेंट हमने कंसीडर किया। ये dx थिकनेस वाली एक स्ट्रिप इसमें पूरी मूव कर रही है यहां पर, ठीक है? तो इसका रेजिस्टेंस हम लिखेंगे dr इक्वल टू रो एल बाई ए। तो इसकी लेंथ कितनी लिखेंगे यहां तक की? पाई एक्स, ठीक है? लेंथ कितनी हो जाएगी? पाई एक्स हो जाएगी इसकी। और एरिया क्रॉस सेक्शन क्या होगा इसमें? पढ़ो जरा, थिकनेस वगैरह कुछ दी होगी इसी कंडक्टर की कि ये जो है यहां से यहां तक कितना मोटा है, टी। तो थिकनेस कितनी हुई इसकी? एरिया क्रॉस सेक्शन कितना हुआ इसका? dx तो ये है, और t यहां तक की थिकनेस है, यानी कि ये जो अगर एलिमेंट है तो ये तो है dx, ठीक है? और ये थिकनेस यहां से यहां तक की जो मोटाई है वो कितनी है इसकी? t है। तो एरिया क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा बनेगा इसका बेटा, ऐसा बनेगा कि जो थिकनेस है ना, ये होगा t और ये है dx। इसको विजुलाइज करो 3D में। ये है dx और यहां से मैं लेके आया हूं x, तो इसका एरिया क्रॉस सेक्शन क्या बनेगा? यहां से जब करंट घुसेगा तो t dx के बराबर। तो
रो पाई एक्स एल अपॉन ए कितना लिखा मैंने टी डी एक्स। अब ये जो सारे रेजिस्टेंस हैं यहां पर, ये सारे रेजिस्टेंस किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज या पैरेलल, पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट के लिए रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो 1 अपॉन डी आर इक्वल टू ये आ जाएगा टी डी एक्स अपॉन रो पाई एक्स। इसको इंटीग्रेट करोगे कहां से कहां तक एक्स चेंज हो रहा है, R1 से लेके R2 तक, तो R1 से R2 तक, तो 1 अपॉन डी आर यानी टी बाई पाई रो, और ये कितना हो गया ln x, तो ln R2 बाई R1, तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया रो पाई अपॉन टी इंटू ln R1 बाई R2। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो उसका तो ये आंसर निकल आया। ये वाला क्वेश्चन, ये वाले पार्ट में नहीं थी दम ज्यादा। अच्छा, इसमें देख लेना, इसमें R2 बाई R1 आ रहा है, उल्टा क्यों आ रहा है? अच्छा नहीं, उसमें करंट पूछा है, उसमें रेजिस्टेंस नहीं पूछा है। तो ये तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दिया हमने। अब करंट कितना हो जाएगा, करंट हो जाएगा टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो V अपॉन दिस करोगे तो ऊपर पहुंच जाएगा, T अपॉन समथिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे निकालना। बाकी इसका जो सबसे बेहतरीन पार्ट है ना, वो वाला है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, तो उसको ट्राई करना आप। ठीक है, अब जो क्वेश्चन बचे हुए हैं ना, हाँ, ये इसको निकालना तुम, अब उसी से निकालोगे जो मैंने ये किया है ना। तुमने अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली इससे, तो फिर इधर पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल लोगी ना। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, ई दे नहीं रखा है, ये वाला ई हम निकालेंगे यहां से। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ये डिस्टेंस कितनी है, R2 माइनस R1, ई इंटू R2 माइनस R1 करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। और वो निकालना नहीं है पूरा, उसमें केवल ये देखना है कि वेरिएबल क्या आ रहे हैं, तो प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन मिल जाएगा उससे। नहीं समझ में आया, वो किसके प्रोपोर्शनल आएगा, तो ये निकालना। ठीक है, अब मुझे थोड़ा निकलना है, 11 बजे ऑफिस पहुंचना है। ठीक है, ठीक, ये वाला, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, कर लो। बाकी बचे हैं उसके भी हो सकता है बीच को, मुझे ऑफिस में टाइम पड़ा तो मैं उसके कुछ हिंट तुमको भेजता हूँ। बाकी कैपेसिटर से रिलेटेड जो चीजें हैं वो तुम्हें थोड़ा क्लैरिटी आई होगी, कब चार्ज फ्लो होगा, कब करंट फ्लो होगा, कब नहीं होगा। और ये क्वेश्चन ना रेजिस्टेंस निकालना भी, ये इसका बढ़िया वाला पार्ट है, ये हल्का फुल्का नहीं है, केवल रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन भी विजुलाइज करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस रो L बाई A में L क्या लेंगे और A क्या लेंगे। अब क्लियर हो गया। पहले तुमको विजुलाइज करने के लिए क्या करना, तुम इसको सीधा कर लेना एक बार, मतलब जो कर्व है ना, तुम ये से विजुलाइज करना कि अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट होता तो क्या होता, तब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता। ठीक है, तो थोड़ा सा विजुलाइज करने में थोड़ा सिंपल हो जाएगा। इसके ना 3 क्वेश्चन बनते हैं बेटा इस पर, मैं बताऊं, शायद तुम्हें कराया हो। एक तो यहाँ पे बैटरी लगाई तो इसमें रेजिस्टेंस कितना होगा, एक बार बैटरी लगाते हैं इधर और इसके दूसरी तरफ, यानी कि इधर इनके बीच में बैटरी लगाएंगे तब रेजिस्टेंस कितना होगा। तो एक तो ये हो गया, एक इधर हो गया, और हाँ 2 ही बनेंगे इसमें, 2 पार्ट हो गए इसमें, ये 2 पार्ट होते हैं। तीसरा वाला मुझे ध्यान नहीं आ रहा, इसमें कोई सा तीसरा हिस्सा भी बन जाता है। चलो खैर, अभी इतना ही करो, और ये वाला भी कर लेना अगर तुमको टाइम मिले कि एक बैटरी का एक टर्मिनल यहाँ पर है, एक दूसरा पीछे की तरफ लगा दिया है।
तो करंट यहां से घुसेगा, करंट यहां से घुसेगा और पीछे निकलेगा। अच्छा अरे ये ना बेटा देख कैसा है, जैसे स्लैब वाले क्वेश्चन हम करते थे, हाँ तो ये है मान लो इसके अक्रॉस अगर मुझे निकालना है तो एक ये वाला केस हो जाएगा ए बी, एक इसके अक्रॉस निकालता हूं जब मैं A1 B1, तो उसमें लेंथ ये होगी, मान लो ये लेंथ है ए, ये है बी और ये है सी, तो इस वाले केस में रेजिस्टेंस कितना होता है रो थोड़ा सा ना तो ऊपर तक। ए अपॉन बी सी, ये ऐसे में आएगा। तो ये क्वेश्चन भी ऐसे ही बनेगा, 3 केस इसके। लेकिन इसमें क्या चक्कर है कि जैसे ये लेंथ वेरी कर रही है ना यहाँ पर, जैसे इसकी लेंथ कम है, ये पाई R1 है, ये पाई R2 है, इसमें सारी लेंथ बराबर थी। ऐसे ही जब करंट को तुम यहाँ से भेजो, मतलब जैसे मैंने ये बैटरी लगाई ना इधर, ऐसे ही इसमें लगाओगे, एक टर्मिनल इस तरफ लगा हुआ है, एक पीछे की तरफ लगा हुआ है, इसको तुम थिकनेस में एज्यूम करो, ये 2 डायमेंशनल एज्यूम मत करो इसे। मतलब वो समय से थोड़ा सेक्शन दिख रहा था, तो उसका मतलब वो ना जैसे थिकनेस वाला है और ये थोड़ा थिकनेस टाइप का अच्छा है वो। चलो मैं ये बता दूंगा तुमको, अभी तुम इसी को करना, ठीक है। तो भी मैं करता हूँ डिस्कनेक्ट, ठीक है। आज शाम को है तो कोई क्लास तुम्हारी? फिर शाम को आज रात में, आज दिन भर में कोई क्लास है? नहीं सर, मुझे तो बस टेस्ट देना। कितने बजे से कितने बजे तक? सर मैं आपको सोची 3 से 6 दिन। 3 से 6, ठीक है। चलो अगर हुआ तो रात में फिर तुम्हें थोड़ी देर के लिए मैं कनेक्ट करता हूँ इसके लिए, फिर है ना। ठीक है।